You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. मल्हार, आप लोग के यहाँ अभी फिजिक्स में क्या चल रहा है? थर्मल फिजिक्स। थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा खत्म हो गया। हाँ सर। हाँ, हमको लगता है कि 15 जनवरी तक खत्म कर देंगे आप लोग का, है ना? हाँ सर। 15 जनवरी तक आप लोग का खत्म कर देंगे। और आधे आप लोग का क्या चल रहा है अभी? सर हम लोगों का भी थर्मल प्रॉपर्टीज चालू हो गई। आप लोग का भी थर्मल प्रॉपर्टीज चल रहा है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज दिसंबर तक हम लोग होपफुली फ्लूइड खत्म करेंगे। होपफुली पूरा खत्म होना थोड़ा मुश्किल है, बट पूरा फ्लूइड लगभग खत्म कर देंगे दिसंबर तक फ्लूइड। और जनवरी में थर्मल और ऑसिलेशन। अपना फरवरी 28 तक तो मान के चलो कि सिलेबस जाएगा ही, उससे पहले कंप्लीट नहीं होगा। अगर क्लासेस थोड़ी ज्यादा हुई तो हो सकता है, लेकिन अभी तक तो जाएगा। और मार्च के थर्ड वीक से मे बी 21 या 25, वो डेट हम बता देंगे, तब से लगभग हम लोग क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 थोड़ा पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे 11th में हम लोग का सिलेबस स्टार्ट हुआ था 17-18 अप्रैल से, और पहले बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस हुई थी। तो वो बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस दोबारा अब नहीं होंगी। जिन बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स पर फोकस करना है वो लोग उस गैप में तो सारे वीडियोस अवेलेबल है, उसको देख के वो सारी चीजें करेंगे। और क्लास के दौरान जो भी चीजें तो चलेंगी वो तो चलेंगी। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों का अभी भी मैथ ये फिजिक्स पर बहुत अच्छा पकड़ नहीं बन रहा है, वो लोग बेसिक मैथमेटिक्स को हमेशा फोकस करें। जब तक बेसिक मैथमेटिक्स आपका अच्छा नहीं होगा, फिजिक्स कहीं ना कहीं तकलीफ देगा, खास करके न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आएगी। और उसमें बताने का नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन प्रैक्टिस का बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कुछ आता नहीं है, लेकिन आप बार बार उसको भूलते हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए वो दिक्कत होती है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फील्ड एंड पोटेंशियल। इसके पहले के क्लास में हमने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें बताई। उसके फॉर्मूले क्या हैं वो बता दिए। और ये आपका बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछ दिए जाते हैं। इसके पहले हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताई थी, तो ये भी, इसके भी फॉर्मूले हैं और इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों को एक साथ समझने का क्या जरूरत है?
देखो, ये जो चीज हम बता रहे हैं ये किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए होता है। दिस इज नॉट जस्ट फॉर ग्रेविटेशन। हमने अभी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन अगर हम कोई भी, ग्रेविटेशन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स अगर कोई भी हो उसमें फील्ड होता है और पोटेंशियल होता है। अब ये फील्ड और पोटेंशियल के जो फॉर्मूले हैं इनको एक बार हम देख लें ग्रेविटेशन के केस में, और फिर इनके बीच में कोई रिलेशन होता है क्या, ये हम लोग समझने की कोशिश करें। तो जैसे अगर हमने फील्ड को डिफाइन किया है, इफ यू सी फील्ड को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट मास। ये हमारा होता है फील्ड का डेफिनेशन। और पोटेंशियल में हम लोग खास करके पोटेंशियल ना बोल के पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमेशा हम पोटेंशियल डिफरेंस में ही इंटरेस्टेड होते हैं, इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास। ये बेसिक डेफिनेशन एक तरीके से देखा जाए तो ये होता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा वी से, फील्ड को डिनोट करते हैं आई से। तो आई वी कैन ऑल्सो राइट लाइक आई इज इक्वल टू एफ, और मैं जानबूझ के नीचे कॉन लगा देता हूं। कॉन का मतलब होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविटेशन भी लिख सकते हैं जी, लेकिन ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है, इसलिए इसको इसी तरह से लिखने में, और ये मास है, इसको हम चार्ज भी ले सकते हैं। तुम सीधे सीधे एम लिख दो, ये एम ये होता है फोर्स पर यूनिट मास। सिमिलरली ये डेल्टा वी को अपन लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डब्ल्यू ई एक्स टी। ये जो वर्क डन है ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है डब्ल्यू ई एक्स टी डिवाइड बाई एम। एक और रिलेशन हमने आपको जब पोटेंशियल एनर्जी दो जगह बताई थी उसमें बताया था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स या फिर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो ये तीन जो बेसिक पिलर्स हैं कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स को समझने के लिए, वो हमको ध्यान में रखने हैं। डब्ल्यू एक्स टी को हम लोग डेल्टा यू, यहाँ पर ये जो रिलेशन हमने लिखा है इसको हम लोग डेल्टा यू बाई एम ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बाई एम ऐसे ही बोल सकते हैं। ये तीनों एक ही पॉइंट है डेल्टा वी के लिए। अब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हम लिखते कैसे हैं? सपोज अगर हम इस डेल्टा वी को थोड़ा एक्सपैंड करें, ध्यान से देखते रहना, डेल्टा वी कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बाई मास। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिखेंगे? एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर इंटीग्रेशन एफ कॉन डॉट डी आर, यही हमारा वर्क डन होता है। एफ डॉट डी आर इंटीग्रल R1 टू R2, और इसको डिवाइड कर देना है m से। यही होना चाहिए कायदे से, यानी कि डेल्टा p इज इक्वल टू, अब ये m को अगर f कॉन से डिवाइड कर दें, ध्यान से देखते रहना, यहाँ पर f कॉन डिवाइड बाई m डॉट डी आर, और यहाँ पर R1 टू R2 ये हमारा एज इट इज है। तो ये जो टर्म है ना, इसी को हम लोग फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अभी कुछ देर पहले तुम देखोगे तो इसी को हमने फील्ड इंटेंसिटी बोली है, एफ कॉन बाई एम को। यानी कि जो फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग लिखने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो
तो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे, आई डॉट डी आर इंटीग्रल R1 to R2। ये पोटेंशियल डिफरेंस का रिजल्ट है, फॉर्मूला है। कभी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आई डॉट डी आर इंटीग्रल करते हैं, और ये माइनस को कभी भूलना नहीं है, दिस माइनस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डेल्टा V का मतलब क्या होता है? तो ये होता है V2 माइनस V1, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, V2 माइनस V1, इसका मतलब ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। और ये माइनस रहेगा, इंटीग्रेशन के बाद जो भी आना होगा वो आएगा, और उसके बाद हम उसको रिलेट कर लेंगे। अब बहुत बार क्या होता है कि ये माइनस को हटाने के लिए इस लिमिट को उल्टा कर देते हैं, बट स्टैंडर्ड रिजल्ट यही है, और स्टैंडर्ड तरीके से हम इसी को याद रखेंगे। कभी भी हमको दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, कहीं नया सिचुएशन आ जाए, तो हम यही करते हैं। अगर हमको जनरल फॉर्मूले पता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ये है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ये है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मूले नहीं पता तो हमको इसी तरीके से जाना होगा। एक एग्जांपल के लिए तुमको बोलते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन, इस पर हम लोग समझें कि इफ फील्ड, अब ये फील्ड जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है या कोई और कंजर्वेटिव फोर्स का फील्ड है, इससे अपने को कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन मैं चूंकि ग्रेविटेशन डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए तुम चाहो तो ग्रेविटेशन मेंशन कर दो। इफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी in a region is xi plus y square j minus k, ये हमारा एक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए एक्स आई प्लस वाई स्क्वायर जे माइनस के, इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ कांस्टेंट्स हैं, फर्क उससे नहीं है कि क्या है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछेगा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस between A, that is let's say origin, तुम दूसरा भी पॉइंट ले सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि ओरिजिन ही लेना है, एंड B, लेट्स से दैट इज 1,2,3। एकदम जनरल क्वेश्चन है, और हम लोग को ये जो फंक्शन है, ये जो हमने दिया है, ये फंक्शन को चेंज किया जा सकता है, कांस्टेंट पूरा दिया जा सकता है, जैसे एक्स वाई ना होके 1i2j -5k 3i, ऐसा कांस्टेंट भी हो सकता था, वेरिएबल भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई भी हो सकता है। और हमको इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मतलब अब यहाँ पर मैं और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हमको वी बी माइनस वी ए निकालना है। देखो, वी बी माइनस वी ए का वैल्यू और वी ए माइनस वी ए का वैल्यू, ये वैल्यू वाइज सेम आएंगे, लेकिन आंसर निगेटिव आएगा। जैसे मान लो इसका आ गया x तो इसका आ गया -x, बस यही से फर्क आएगा। इसलिए अपने को, और जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ध्यान देना होता है कि कौन हमारा फाइनल पॉइंट है और कौन हमारा इनिशियल पॉइंट है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, अगर ऐसा हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया है तो इसका मतलब कि तुम सिर्फ मॉड निकाल दो, अगर दोनों का मॉड ले लोगे तब तो x ही आ जाएगा, तो मॉड निकालना है। इससे माइनस प्लस का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, नहीं तो सीधे सीधे बोल देगा कि भी ए माइनस बी निकालो, ये भी माइनस बी निकालो। तो मैं सारी चीजें आपको क्लियर करता हूं कि भी माइनस बी और वी ए माइनस बी दोनों सेम नहीं होते, वैल्यू वाइज सेम होते हैं, साइन वाइज अपोजिट हो जाएंगे। तो क्लियरली क्वेश्चन में अपने को जो भी दिया रहेगा
उसमें देखना है कि क्या निकला, और वो डायरेक्टली अगर पूछ देते हैं, इफ यू दिस आस्क कि फाइंड वी ए माइनस बी, लेट्स सी वी ए माइनस बी निकालो, कोई दिक्कत नहीं, वी ए माइनस बी निकालेंगे। तो पहले हम लोग जो बेसिक फॉर्मूला है पोटेंशियल निकालने का फील्ड की हेल्प से, यहाँ पर क्या है तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड दे दिया गया है और पोटेंशियल हमको निकालना है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। और अब तुम रिलेट करो, जैसे जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा ए है और फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा बी है, यानी कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस आई डॉट डी आर। अब यहाँ पर आर वन क्या सिग्निफाई करेगा, ये हमारा आर बी जो, और ये हमारा आर ए। आर बी और आर ए एक तरीके से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के, तो इस तरीके से जो पहले होगा उसके अकॉर्डिंग ही लिमिट हमारा जाएगा। अगर हम इसको वी बी माइनस वी ए करते तो नीचे ए आता और ऊपर बी आ जाता, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब डी आर, वी नो कि डी आर जब भी कोई 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के ये लेते हैं, तो यही लेंगे, माइनस आई का वैल्यू क्या है, एक्स आई वाई स्क्वायर जे माइनस के। अब ये देखोगे पूरा पूरा वर्क एनर्जी वाला क्वेश्चन हो गया, एक्स आई प्लस वाई स्क्वायर जे माइनस के, और यहाँ पर डॉट करना है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। और यहाँ पर अभी मैं आर बी और आर ए लिख रहा हूँ, लिमिट पुट करेंगे माइनस, अब एक्स डी एक्स इंटीग्रल, एक इंटीग्रल हमारा आएगा एक्स डी एक्स, दूसरा इंटीग्रल आएगा वाई स्क्वायर डी वाई, और तीसरा इंटीग्रल आएगा माइनस डी जेड। अब x वाले इंटीग्रल में x का लिमिट, और नीचे हमको लेना है b वाले पॉइंट का लिमिट, तो b का है 1, तो इसको ले लो 1, और a का x का लिमिट है 0, तो ये ले लो 0। सिमिलरली ये ले लो 2, ये ले लो 0, ये ले लो 3 और ये ले लो 0। तो इस तरीके से ये हमारे लिमिट्स हो गए, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जाएगा क्योंकि बाहर में एक माइनस साइन है, उसको इग्नोर नहीं करना है। अब एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट करेंगे 1 to 0 प्लस वाई क्यूब अपॉन 3, लिमिट पुट करेंगे 2 to 0 माइनस जेड, लिमिट पुट करेंगे 3 to 0। तो आप आसानी से देख सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा -1/2, यहाँ पर हो जाएगा -8/3, और यहाँ पर +3। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 8/3 -3। अब जो भी वैल्यू आएगा वो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे, और ये हमारा वी माइनस वी का वैल्यू हो गया। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। हमने जानबूझ के थोड़ा फंक्शन बड़ा ले लिया है, इससे भी छोटा फंक्शन आएगा, सिर्फ एक्स का फंक्शन आ सकता है, सिर्फ वाई का फंक्शन आ सकता है। हमने जानबूझ के इसमें तीनों लिया कि अगर कुछ भी ऐसा आया तो वी कैन इजिली इवेल्युएट। तो फील्ड अगर हमको दे दिया जाए तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी गेटिंग दिस थिंग? यहां तक बात समझ आ रही है? अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक ऐसा पॉइंट और मेंशन कर दिया जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस हमको नहीं निकालना है, हमको निकालना है किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल। जैसे उसी क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट 2, 3, 4, लेट्स से ये सी पॉइंट है, assuming or taking origin as our reference।
taking origin our reference। अब देखो ये जो क्वेश्चन है और इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। अब इसने इस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालने बोला है, लेकिन उसी समय उसने एक रेफरेंस भी मेंशन कर दिया कि हमको रेफरेंस क्या लेना है, ओरिजिन को लेना है, यानी कि ओरिजिन के पोटेंशियल को जीरो लेना है। दिस मीन्स कि हमको v एट ओरिजिन, पोटेंशियल एट ओरिजिन, ये जीरो ले लेना है। ये इस बात का मतलब है। कहीं भी पोटेंशियल हम जीरो लिया जा सकता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, कोई इसमें बुराई नहीं है कि सर यहाँ पर पोटेंशियल जीरो कैसे ले सकते हैं, ले सकते हैं। पोटेंशियल का रेफरेंस हम कहीं पर भी अपना सेट कर सकते हैं। अब ये इससे हमारा क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा, जैसे देखो ये हमने वी ए माइनस भी किया था, तुम चाहोगे तो वी ए माइनस वी सी करोगे या वी सी माइनस वी ए करोगे। हमारा जो ए पॉइंट है वो ओरिजिन है, लेट्स अज्यूम दिस, यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो ओरिजिन है 0,0,0 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3,4। मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा। अगर तुम मान लो वी ए माइनस वी सी लिखते हो, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन सी टू ए आई डॉट डी आर। नाउ अब ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन तुमसे कहा गया है कि तुमको ओरिजिन को रेफरेंस लेना है और ओरिजिन हमारा ए है, मतलब वी ए वी हैव टू टेक जीरो। तो यहां पर तुम जीरो पुट कर दोगे, यू विल जस्ट सिंपली पुट 0 माइनस वी सी। अगर हम इसको वी सी माइनस वी ए लिखे होते, तुम जैसे लिखे होते, जिसको रेफरेंस लेना है उसको जीरो पुट कर देना है, बाकी का जो कैलकुलेशन है वो एज इट इज चलेगा जैसे हमने यहां पर किया है। सिंपली इंटीग्रेट, वैसा ही कुछ इंटीग्रेशन होगा, वैसा ही कुछ वैल्यू आएगा। अब ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा। तो तुम देखो, मैं यहाँ पर एक और स्टेप और बता दूं कि अगर 0 माइनस वी सी लिखते हो, ये माइनस है, एंड दिस होल थिंग इज इनसाइड इंटीग्रल सी टू ए आई डॉट डी आर। अब ये माइनस और माइनस तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, वी सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डॉट डी आर सी टू ए। अब सिंपल ये इंटीग्रेशन कर लो, यही तुम्हारा पोटेंशियल सी पॉइंट का आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना या पोटेंशियल किसी पॉइंट का निकालना, अगर रेफरेंस दे दिया जाए तो इसमें कोई भी अलग बात नहीं है, ये एक ही बात है। बस तुमने उसको जीरो ले लिया और उसमें तुमने डिफरेंस के टर्म से बता दिया, और ये काम हम कोई भी फील्ड दे दिया जाए तो कर सकते हैं। हाँ, इसमें इंटीग्रेशन से बचना तब पॉसिबल है जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में वेरिएबल्स नहीं देखो। जैसे इसमें 2i प्लस 3j माइनस 4k ऐसा दे दिया, जब वेरिएबल्स इसके अंदर नहीं होंगे तब इसको इंटीग्रेशन से बचा जा सकता है, लेकिन जनरली ये वेरिएबल ही देते हैं, इसलिए हम इंटीग्रेशन से बचने की कोशिश ना करें। ये जो कांस्टेंट है ये आएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स के चैप्टर में, और वहां पर हम बताएंगे कि अगर नहीं दिया हो तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट से भी काम चल जाएगा। अब तुम खुद सोचो, ये जो आई है, अगर ये आई कांस्टेंट हुआ तो आई डॉट डी आर, ये जो हम लिख रहे हैं इसके बाद का जो एक्सप्रेशन वो हो जाएगा आई डी आर कॉस थीटा, और अगर आई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से सीधे बाहर चला जाएगा, सिर्फ डी आर का इंटीग्रेशन होगा, कॉस थीटा भी बाहर चला जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं आई कॉस थीटा इंटू डी आर, और डी आर का इंटीग्रेशन लेट से सी टू ए है, तो आई आर सी सॉरी आर ए माइनस आर सी इंटू कॉस थीटा। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा फील्ड वेरिएबल नहीं हो तो काम बहुत ज्यादा आसान होगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि फील्ड हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, हमेशा वेरिएबल ही आएगा। जैसा भी है, तुम्हारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन ऑलरेडी है, तुम उसको हमेशा यूज कर सकते हो। और पहली बात में अगर इतनी क्लैरिटी से चीजें नहीं भी समझ आ रही हैं
तो हम कुछ चीजों को रट्टा मार याद रखेंगे कि भाई हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला है और इसको यूज करना पड़ता है, जिसमें हर टर्म का क्या मतलब है। डी आर को हमने यहाँ पर डी एक्स आई डी वाई जेड डी जेड के ऐसा यूज किया। मान लो अब कोई फंक्शन दे दिया जाए आई का, उसमें सिर्फ एक्स है, जैसे फील्ड इंटेंसिटी, एग्जाम्पल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। जैसे मान लो फील्ड इंटेंसिटी आई ये दे दिया गया माइनस के एक्स क्यूब, लेट्स अज्यूम दिस, ये दे दिया गया। अब तुम इसमें देख ही नहीं रहे हो कि वाई है, देख ही नहीं रहे हो कि जेड है, तो इसमें जो डी आर तुम लिखोगे वो डी आर को क्या लिखोगे, डी एक्स लिखोगे और क्या लिखोगे, इसमें डी आर सिर्फ डी एक्स हो जाएगा। जब हमारा फंक्शन सिर्फ एक्स का है तो हम वाई और जेड क्यों लिखे, और लिखोगे भी तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक्स है मतलब आई के लॉन्ग है, तो वाई और जे है ही नहीं, तो तुम लिखोगे भी तभी डॉट प्रोडक्ट में जीरो हो जाएगा। तो ये थोड़ी समझदारी है जो हमको दिखानी पड़ती है। तो पहला जो डिस्कशन हुआ वो ये हुआ कि अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो और फील्ड दे दिया जाए तब क्या करेंगे। अब दूसरा जो एस्पेक्ट होता है कि अगर हमको पोटेंशियल ही दे दिया गया और हमको फील्ड निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। तो अभी जो पहला फॉर्मूला तुम लोग ने देखा कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस आई डॉट डी आर इंटीग्रल। मैं 10 बार क्यों लिख रहा हूं इसको, क्योंकि तुमको इसी लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए। ये जो हमने लिखा ये भी तुम लोग भी तुरंत लिख दो, भले ही क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो, इतना तो तुरंत लिखने आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद का सॉल्यूशन के लिए तुमको इंटीग्रेशन आना है, इंटीग्रेशन का फियर नहीं होना है, तो वो सब चीजें तो एक दिन में खत्म नहीं होंगी, लेकिन ये तुरंत किया जा सकता है। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब तुमको आई पता हो, आई नोन एंड डेल्टा वी अननोन। अब इसका उल्टा सोचते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको पोटेंशियल का फंक्शन गिवन हो, इफ v is known और हमको i निकालना हो, i unknown, तो जस्ट इसी को थोड़ा रिवर्स तरीके से देखो। क्या हम i इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिखा सर आपने, i को डी आर को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे ना, तो यही रिजल्ट मिल जाएगा। यू कैन सी आई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, अगर इसको डी आर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ इंटीग्रेट करो तो यही रिजल्ट आएगा। ये कब यूज करते हैं, जब हमको भी गिवन हो, आई निकालना हो, लेकिन आई तो एक वेक्टर है, तो सर ये ऐसे कैसे रिलेट हो रहा है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर हमारा फंक्शन इफ v is a function of single variable, सिंगल वेरिएबल जैसे r का फंक्शन है तो r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y का फंक्शन है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये डिफरेंशिएशन जो है वो जिसका फंक्शन होगा उसी के रेस्पेक्ट में करना होगा। और जहां तक बात है डायरेक्शन की, तो जैसे i इज इक्वल टू माइनस एक फंक्शन लेके तुमको बताता हूं, जैसे मान लो पोटेंशियल फंक्शन है v इज इक्वल टू लेट्स से के एक्स स्क्वायर। अब क्लियरली ये बात तुमको समझ में आ गया कि ये तो x का फंक्शन है, तो अगर हम तुम i लिखोगे तो i लिखोगे तो माइनस डी वी बाई डी एक्स लिखोगे। अब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस टू के एक्स। अब आई के डायरेक्शन का क्या, तो आई अलोंग एक्स एक्सिस है तो तुम आई लगा दो। अगर यही y का फंक्शन होता और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो j लगाते। अगर यही z का फंक्शन होता तो z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते k लगाते, तो तुरंत ये वेक्टर हो गया माइनस टू के एक्स आई का मतलब ये निगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो डायरेक्शन का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा।
अगर हमारा फंक्शन जिसका दिया गया है हम अगर उसको उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो जो आएगा उसको अगर x का फंक्शन होगा तो y लगाना है, y का फंक्शन होगा तो j लगाना है और z का फंक्शन होगा k लगाना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वी कैन इजिली डू। और अगर यही फंक्शन अगर सीधे सिंगल वेरिएबल का नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तब यही फॉर्मूला मॉडिफाई होके कुछ इस तरह का दिखता है, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ वी आई कैप डेल बाई डेल वाई ऑफ वी जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ वी के कैप। अब ये क्या बोला है? कितने लोगों को ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं या ये वाले जो डिफरेंशियल्स हैं ये याद हैं? क्योंकि हमने वर्क एनर्जी पावर में ये चीज बताई थी। एनीवन? तुम लोग अगर देखोगे तो वर्क एनर्जी के अंदर हमने कंजर्वेटिव फोर्स जब बताया था तो उसमें ये सारी चीजें बताई गई थी। देखना पड़ेगा। नहीं तो दोबारा भी बता देता हूँ, देख लो। ये सब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हमको चीजें समझ में आनी चाहिए। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये जो टर्म दिख रहा है ना, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, इसको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा अलग है। डेल बाई डेल जेड, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह ही कैलकुलेट करते हैं, बस एक चीज को केयर करना पड़ता है। वो एक फंक्शन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लो v एक फंक्शन लेके इस चीज को समझा जाए। v है एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड क्यूब। लेट्स अज्यूम दिस एक फंक्शन ले लो। अब देखो इसमें x भी है, y भी है, z भी है, सब है। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ v, यानी कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब। अब चूंकि दो टर्म है तो दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया चीज आ गया और हमको डिफरेंशिएशन से कुछ अलग करना है डिफरेंशिएशन ही है, बट एक चीज को ध्यान में रख के करना है। जैसे पहला टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, तो इसको लिखेंगे 2x। अब दूसरे टर्म में हम x खोजेंगे, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x खोज रहे हैं। अगर x हुआ तो सिर्फ उसी को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि x है ही नहीं, यानी कि 2y ये पूरा का पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट हो गया तो x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यानी कि ये जो पूरा डिफरेंशिएशन है ये एक्चुअली सिंपली 2x लिखा जाएगा। अगर मान लो यही हम डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, लेट्स अज्यूम दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और इसमें कहीं y का टर्म नहीं दिख रहा पहले वाला टर्म में, तो ये हो जाएगा 0 प्लस। अब इसमें देखो y का टर्म दिख रहा है, तो जो बाकी के टर्म्स हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी 2z क्यूब ये कांस्टेंट हो जाएगा। और ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई ऑफ y, ये होता है 1। डेल बाई डेल एक्स ऑफ x 1, डिवाइड dx ऑफ x 1 होता है, तो ये 1। मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 2z क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको डेल बाई डेल जेड अगर ये निकालते हैं तो फिर से वो एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में फिर से ये 0 हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये जो है इसमें कहीं भी जेड का टर्म नहीं है, यहाँ पर है। तो इसके अलावा जो बाकी के टर्म है लाइक 2y ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। एंड डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड क्यूब
इसका डिफरेंशिएशन नॉर्मल तरीके से 3z² जो होता है वो 3 और ये 2i पहले से पड़ा हुआ है, तो मैं सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो 6yz² ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। और एक बार हमने इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया तो जो फॉर्मूला है डेल बाई डेल एक्स ऑफ वी आई कैप, तो इसमें आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। यू कैन सी आई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, उसका आया था 2x, तो 2x आई कैप प्लस इसका क्या आया था 2z³ जे कैप प्लस 6yz² के कैप, ये हो जाएगा फील्ड। अगर इसी को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर दें कि फाइंड आई एट 1,1,1, तो अब हमको क्या करना है, x y z सबकी जगह 1 डाल देना है। तो ये हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। लाइक I कैन बी रिटन एज माइनस x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 2i कैप, यहाँ पर z के वैल्यू 1 डालोगे तो प्लस 2j कैप प्लस yz ये हो जाएगा 6k कैप। और ये माइनस को कभी नहीं भूलना, ये बाहर वाला अगर इसको निकालेंगे बाहर तो ये माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि जब भी ये इस जगह से क्वेश्चन आएगा तो दोनों होगा आंसर में, और माइनस के साथ भी और माइनस के बिना भी। तो तुम अगर मान लो इतना सारा सर दर्द ले रहे हो, तुम इतना सारा कैलकुलेशन वो सब कर रहे हो और तुमने इस माइनस को केयर नहीं किया, ये माइनस को अच्छा क्या होता है, इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया उन्होंने, इस तरह से अलग से करने में उनको सही लगता है, समझ आता है। लेकिन वापस जब इस वैल्यू में पुट करना है तो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर एक माइनस भी था, और वो माइनस नहीं के ऑप्शन में भी दिख जाता है उनका आंसर, तो सब कुछ किया कराया बेकार हो जाता है। तो इसलिए अपने को काम करना है तो पूरा करना है, कोई भी माइनस कहीं पर है तो उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर मार रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में बिना माइनस का भी आंसर अवेलेबल होगा, हमेशा होगा। तो ये दो एस्पेक्ट है, हमारा एक बार पोटेंशियल दिया गया हमने फील्ड निकाल दिया, हमको फील्ड दिया गया हमने पोटेंशियल निकाल दिया। और ये चीज 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा और अच्छे से दिमाग में बैठेगी। अगर जितना हमने बताया है, जो 2-3 काम फंक्शन हमने किए हैं, सिर्फ इसी को देख लिए या इसी को देख के बस रह गए तो इसमें बात बनेगा नहीं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप हुआ कि हाँ ऐसा कुछ होता है, लेकिन जब तक 2-4 इस पर सॉल्व नहीं करोगे, और मॉड्यूल में है, ऐसा नहीं है, मॉड्यूल में है, क्वेश्चंस है, यू कैन डू दिस। इसके रिलेटेड किसी को कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछना है, फील्ड और पोटेंशियल कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, और अगर एक नहीं पता हो दूसरा पता हो तो कैसे निकालना होता है। और ये जो हमने डिस्कशन किया है इसमें कहीं भी ग्रेविटेशन स्पेशली है नहीं, हमने ठीक है ग्रेविटेशन को लेके किया है, लेकिन कहीं पर भी अगर तुम इस चीज को दिमाग में बैठा लिए तो तुम्हारा ये बाद में भी काम आने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैट में भी बहुत अच्छे से काम आने वाला है, क्योंकि हमको ही पढ़ाना है और तुमको ही पढ़ना है, इसलिए मैंने आज ही थोड़ा टाइम देके इस चीज को तुम्हारा क्लियर कर दिया। अब इससे ज्यादा क्लास 12 में हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर तुमने इस चीज को आज समझ लिया तो तुम ऑलरेडी थोड़ा अहेड हो गए बाकी लोगों से। इसी तरह से बच्चे 11th में जो चीजें 12 की होती हैं उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, और 12 में जब वो कर रहे होते हैं तो उनको ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट मिल चुका होता है। तो उसमें ये ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे आज वो है एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एक बार हमने ऑलरेडी एस्केप वेलोसिटी के बारे में बातें की हैं, उसका वैल्यू निकाला है, लेकिन थोड़ा और उसके बारे में अपने को एक्सप्लोर करना है। एस्केप वेलोसिटी और एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड एक्चुअली है क्या? ऐसा नहीं है कि हर बार एस्केप स्पीड सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ से ही हमको निकालने का बात हो। जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है,
तो अर्थ के सरफेस से ही हमेशा हमसे पूछा जाए कि इसके वेलोसिटी कितनी होगी, ये नॉनसेंस बात है। अगर कोई मास यहाँ पर रखा गया हो, ये सरफेस पर है, तो इसको कैसे फेंकें ताकि ये वापस अर्थ पर ना आए। अब उसमें ऐसे फेंकें, ऐसे फेंकें, ऐसे फेंकें, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। हम सिर्फली इसको वी से थ्रो कर सकते हैं, और वी का वैल्यू हमने आपको निकलवाया था √2gm/r, और इसी को लिख सकते हैं 2gr, where r is the radius of earth, m is the mass of earth। ऐसा ये कैसे आता है, इसका प्रूफ भी आज देख लेंगे, उस समय भी बताया था, फिर से देख लेंगे। लेकिन सिर्फ अर्थ के सरफेस से ही हमको इसके वेलोसिटी निकालना हो, ये गलत बात है। हमको अलग अलग जगह से भी इसके वेलोसिटी निकालने की बात की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई मास को हमने किसी h हाइट पर भेज दिया, लेट से यहाँ पर, यहाँ पर ये एक मास है, h हाइट पर है, ये लेट से ये h को हमने r के टर्म्स में ले लिया, लेट से r हाइट पर है, सरफेस से r हाइट, मतलब सेंटर से अगर देखा जाए तो 2r हाइट। इस मास को यहां से हमको भेजना है ताकि ये वापस कभी ना आ पाए, तो यहां पर इसके वेलोसिटी क्या होगी। या फिर एक अर्थ के अंदर एक टनल हमने डग कर दिया, जस्ट एज्यूम दिस, ये आर पार ये टनल ऐसे डग कर दिया, और यहाँ पर एक मास हमने डाल दिया कहीं r/2 डिस्टेंस पर, कहीं भी डाला जा सकता था, हमने कोई एक डेटा ले लिया r/2, और इस मास को क्या वेलोसिटी दे दी जाए ताकि वापस न आए। तो एस्केप वेलोसिटी सिर्फ अर्थ के सरफेस पर या किसी हाइट पर, किसी डेप्थ पर, ये कहीं से भी हो सकता है। अर्थ के सरफेस से जब हम निकालते हैं तो इसका वैल्यू आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां से वो नहीं आएगा, ये अंदर वाले पॉइंट से ये सबसे वो सेम वैल्यू नहीं आएगी। तो हमको समझना पड़ेगा कि इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको निकालते कैसे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी पड़ा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, बस उसको जीरो से इक्वेट करना है, दैट्स इट। जैसे अगर हमारा मास अर्थ के सरफेस पर है, तो सरफेस पर जब हमने उसको कोई वेलोसिटी दी, लेट से वी वेलोसिटी दी, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। सो टोटल एनर्जी में दो ही टर्म होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ m और v² और पोटेंशियल एनर्जी की बात समझें तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में नेगेटिव होता है। अर्थ और इस मास के लिए हम लिख सकते हैं G∩M⁻r। कैसे लिखा, सॉलिड स्फीयर के सरफेस और पोटेंशियल का वैल्यू होता है Gmm/r, m से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से लिखा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल इंटू मास, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम इसको टोटल एनर्जी को जीरो से इक्वेट करते हैं, सिंपली इक्वेट इट विद जीरो, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। अब m कैंसिल आउट होगा, उसके बाद जो बचेगा वो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इसी में डेटा डाल दिया जाए, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाता है, और जिसको जनरली हम वी से डिनोट करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके वेलोसिटी सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ का नहीं होता, कहीं से भी पूछा जा सकता है। जैसे यहां से ये r हाइट पर हमसे इसके लिए, इस पॉइंट के लिए इसके वेलोसिटी पूछा गया, लेट्स से इस पॉइंट की इसके वेलोसिटी है ve'। बताइए यहाँ पर v' का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज ve'। चलिए सब लोग निकालिए इसके वेलोसिटी एट ए हाइट r। देखिए ये सब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप बाकी बच्चों के भी हैंड रेज होने चाहिए। ऐसा अगर हाथ हैंड रेज नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा।
हाँ मल्हार बताएं क्या आंसर है आपका? रूट GM बाय आर। रूट GM/R। आधे आपका क्या है? सर यही वाला है। श्रावणी? मेरा भी यही है। बढ़िया। तो तुमको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो उस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू मास। यू कैन सी यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा -G∩M सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ये हो जाएगा 2R। ये हो गया पोटेंशियल, इनटू कर दिया M, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस ½ mve' एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो बहुत सारे बच्चे तो शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ये 2 का भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ही लाइन में ही आंसर आ गया। बहुत बार इसको इन टर्म्स ऑफ VE, ये जो VE है अर्थ सरफेस पर जो हमने निकाला है, इसी के टर्म्स में पूछ देते हैं। तो यू कैन इजीली से कि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू VE/√2। ये हमारा VE जो अर्थ सरफेस पर था डिवाइडेड बाई √2। उसी तरह से R/2, ये जो टनल के अंदर एक मास रखा गया है, इसका एस्केप वेलोसिटी क्या होगा वो बताना है। और इस बार मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे आंसर करें। इस मास का एस्केप वेलोसिटी निकालिए R/2 डिस्टेंस पर जो है। फाइंड एस्केप वेलोसिटी फॉर दिस। हाँ बताइए फिया, क्या है आपका आंसर? सर 2√GM/R। ओके, मैं इसको V से डिनोट करता हूँ। चलिए मल्हार आपका? सर रूट 11 GM बाय 4R। श्रावणी आपका? सर मेरा 2√GM/R है। पहला वाला, ओके। कनक आपका? सर मेरा भी पहला वाला ही आया है। ओके, तो अगर ये आंसर आ रहा है तो मे बी दिस इज करेक्ट, या फिर सारे बच्चे सेम ही मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर ये आंसर आएगा। विल सी। देखो अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें 2 ही चीजें हैं, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड पॉइंट पर लिखना, ये थोड़ा सा तुम लोग केयरफुल रहना है। ये एक इनसाइड पॉइंट है, और सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल बहुत केयरफुल होकर लिखना है। यहीं पर बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ½ mv², ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या लिखेंगे? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -Gm/2R3, कैपिटल R² माइनस R², ये होता है फॉर्मूला। और इसमें अपने को m मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अब ये R/2 पर है तो Gm/R/2 ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। हाँ बताइए। सर उसमें वो 3 कैपिटल आर का चाहिए ना। सॉरी लिखने में छुट्टी, 3R², सॉरी। हाँ 3R² होना चाहिए। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आपको कल ही क्लास में सिखाया गया, और इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोला गया। तो इस चीज को जब तक हम ध्यान में नहीं रहेंगे तब तक हमारा मिस्टेक होना लाजमी है। दूसरी बात,
कि आर क्या है, ये सेंटर से डिस्टेंस है, यहाँ पर ये r/2 दिया गया है, तो इस r को r/2 डालना और इसको अब 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो यू कैन सिंपली चेक इट, ये m को तो चाहो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 1/2 का भी टर्म हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे सीधे v² माइनस gm/r³ और क्या हो जाएगा 3r² माइनस r/2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखोगे तो हमको लग रहा है कि बाकी बच्चों के आंसर जो है, जिनके फर्स्ट आंसर है वो गलत ही है, क्योंकि 3r² r²/4, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 12r² माइनस r² अपॉन 4 और ये हो जाएगा gm/r³ एंड दैट इज इक्वल टू 0। r² को कॉमन लेके यहाँ से हटा सकते हो, तो v² माइनस 11gm/4r ऐसा कुछ होगा, और फाइनली v को हम लोग लिख सकते हैं √11gm/4r। तो ये मिस्टेक इस फॉर्मूला को याद नहीं करने के कारण हुआ, इसको यूज ना करने के कारण हुआ। तो देखो फॉर्मूले तो अपने को याद करने ही पड़ेंगे, उसके बिना हम बच नहीं सकते। हर जगह gm/r ऐसा तो चलेगा नहीं, और एक ही फॉर्मूला थोड़ा अलग है, बाकी लगभग सिमिलर फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूला अलग है, और अगर हम वो भी हम याद नहीं कर रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ बात है। तो एस्केप वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर निकाली जा सकती है। वेरी गुड मल्हार, किसी भी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं। बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखने आना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका क्या है कि उसका पोटेंशियल लिखना है, मास से मल्टीप्लाई करना है और हाफ mv² ऐड करके 0 कर देना है। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि अगर दो क्वेश्चन है, if ve is the escape velocity from our surface and mass is projected with k times v, तो पहला क्वेश्चन हो सकता है फाइंड मैक्सिमम हाइट from Earth's surface if k is less than 1, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है फाइंड स्पीड of the body in interstellar space if k is greater than 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह देखना। वैसे इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एग्जाम में। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लासेस की टाइमिंग कल से हमने मतलब शेड्यूल में है, उसमें एक स्लाइड चेंज हुआ है। संडे की क्लास को हमने सैटरडे को शिफ्ट कर दिया है, और संडे एक तरीके से आपका ऑफ हो गया है। तो अब जो क्लास की टाइमिंग होगी वो है मंडे ट्यूसडे, और फिर उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। टोटल अभी 5 डेज ही रखते हैं। ये 5 डेज पहले कंटिन्यू हो जाए, फिर इसके बाद इसको हम 6 डेज करेंगे, मे बी
दिसंबर एंड से या पूरा जनवरी, ऐसा, क्योंकि तब तक तुम लोग का थोड़ा इंस्टीट्यूट का भी वर्कलोड कम हो जाएगा। अभी 5 डेज ही चलेगा, और 5 डेज अगर लगातार चलेगा तो अपन इजिली फ्लूइड कंप्लीट कर लेंगे दिसंबर में। और जिन बच्चों को न्यू ईयर में कहीं जाना हो तो कोशिश करना कि मोबाइल लेके जाना, ताकि ज्यादा क्लासेस डिस्टर्ब ना हो। ओके, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ओके, 1-2 मिनट और। चलिए, फर्स्ट का आंसर मल्हार आप बताएं। सर 1 मिनट सर, मैंने वो सेंटर से डिस्टेंस निकाला, 1 मिनट सर। आदे, सर मैंने जो आंसर कैलकुलेट किया है वो मतलब मैंने के को हाफ लिया है। नहीं के वो के तो टर्म्स में मेरे से हाँ वही सर, इसलिए मैं एक बार वो करके देखती हूँ। आंसर हमारे के टर्म्स में होने चाहिए। थोड़े मतलब क्या बोलते हैं इसको, ट्रिकी है ये कैलकुलेशंस, ऐसा नहीं है, लेकिन हो जाएगा। बस हमको एक चीज ध्यान में रखनी है इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए, कि जो हमारा वीई होता है वो होता है √2 GM/R। ये चीज अगर हमको ध्यान में है तो हम कर सकते हैं। चलिए मैं करता हूँ, देखिए आप लोग। सर आ गया। आ गया? हाँ सर। ओके, अब पहला का आंसर क्या है? r² / 1 - k²। R² 1 - k², ऐसा? हाँ सर। चलिए, और सेकेंड वन? √2 GM/R 1 - k², ब्रैकेट में उसके। √2 GM/R 1 - k², 1 - k², √2, ये ऐसा? हाँ सर। इसको हम लोग VE 1 - k² ऐसा लिख सकते हैं। यही होता है VE।
ओके, आफिया आपका क्या आंसर आया है? फर्स्ट वाला सेम है और सेकंड वाला ओके, नहीं है। अच्छा। श्रावणी आपका? सर मैंने फर्स्ट वाले कैलकुलेट किया सिर्फ। फर्स्ट वाला आ गया? सर हाँ सेम है। बराबर। अध्याय आपका? हाँ सर, आ गया, मैंने कैलकुलेट कर लिया। बढ़िया। तो देखो, फर्स्ट वाला जो है वो एक सिंपल क्वेश्चन है। एक बात तो इसको लॉजिकली समझने का भी जरूरत है, ब्लाइंडली सिर्फ सिर्फ सॉल्व करने का बात नहीं है। कि जब हम कोई बॉडी को इसके वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो वापस कभी अर्थ पर नहीं आता। अगर हमने उसे के टाइम्स वी से थ्रो किया तो के अगर 1 से कम होगा तभी वो वापस आएगा, अगर 1 से ज्यादा हो गया तो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए दो अलग अलग क्वेश्चन बन रहा है। ये बाउंड्री है, इतना स्पीड तो देना ही पड़ता है किसी बॉडी को वापस नहीं आने के लिए। अगर इसे कम दिया तब तो वो आएगा ही। तो मैक्सिमम हाइट की बात होगी। तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड, जैसे मान लो यही एक डायग्राम हमने बना लिया, छोटा ही डायग्राम बनाते हैं, कोई ज्यादा जरूरत नहीं। तो यहाँ पर अगर हमने कोई मास है और इसको एक वेलोसिटी दे दी, दैट इज के टाइम्स वी, तो ये कहीं जाएगा, यहां तक वापस आ जाएगा। ये हाइट अपने को निकालनी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको अप्रोच करने का एक ही तरीका है, एनर्जी कंजर्वेशन। ये जो पॉइंट है और यहाँ पर जब आएगा तो उन दोनों का एनर्जी टोटल सेम होना चाहिए। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी ध्यान देना है। तो इनिशियल पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम के टाइम्स वी ई का स्क्वायर। और जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाएगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर प्लस एच, और जो बचेगा काइनेटिक एनर्जी वो तो जीरो होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी को जीरो करनी पड़ेगी, तभी तो ये मैक्सिमम हाइट होगा। अब इसके बाद लगभग सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस, अब ये के टाइम्स को इसको ऐसे रख लो हाफ एम के स्क्वायर, और वी को अगर हम 2gm बाई आर, तो ये 2 से 2 जाएगा। और देखोगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, तो देखोगे जी एम एम यहाँ भी है, जी एम एम यहाँ भी है, जी एम एम यहाँ भी है। हटाओ इसको, मतलब एक सिंपल सा रिजल्ट हमारा आ गया -1/r प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आर प्लस एच। नाउ इसके बाद हम लोग इजिली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं h के लिए। वी हैव टू सॉल्व फॉर h। तो क्या करोगे, इसको ऐसे कर लो, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आर प्लस एच प्लस 1/r। यहाँ से कुछ बात बन सकता है। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच आर इंटू आर प्लस एच। नहीं, यहां से तो बात नहीं बन रहा है। यहां से एच को एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। वेट, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको ऐसे कर लो, के स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं आर, तो ये हो जाएगा -1 प्लस के आर स्क्वायर एंड दिस इज टू 1 डिवाइड बाई आर प्लस एच। अब इसको सीधे सीधे आर प्लस एच इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई के आर स्क्वायर, एक मिनट, के स्क्वायर ये गड़बड़ लिख दिया ना हमने, के स्क्वायर आर होगा ना, तो के स्क्वायर आर -1
कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या मेरे से? सर वो k स्क्वायर बाय r है ऊपर। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? आर अगर हमने, -1/r प्लस k स्क्वायर बाय r। अच्छा के स्क्वायर बाई आर भी है ना यार, शिट, एक आर का टर्म ऑफ छूट गया ना। तो करें क्यों इतना मुश्किल जा रहा है? देखिए यहाँ पर एक -1/r का टर्म है और यहाँ पर प्लस के स्क्वायर बाई आर का टर्म है। हाँ, अब ये बहुत सिंपल हो जाएगा, -1/r प्लस h। ने बहुत सारे मिस्टेक किए फिर इसके बारे में। अब क्या करोगे, तो इसको लिख लो के स्क्वायर -1 अपॉन r इज इक्वल टू -r प्लस h। इसको रिवर्ट कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा r प्लस h इज इक्वल टू -r डिवाइड बाई के स्क्वायर -1। -1 ले लो, h के लिए सॉल्व कर दो। सो h इज इक्वल टू r1 माइनस के स्क्वायर माइनस r। तो ये मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा इसको खींच दिया, इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते थे। प्लस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, तो फाइनल आंसर h का जो आएगा वो आएगा के स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस के स्क्वायर इंटू r। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कोई स्टेप हम लोग और अच्छा अगर ले लेंगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये हमारा, अब जो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें तुमको मैथमेटिकली भी थोड़ा साउंड काम करना पड़ता है, नहीं तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत सारे बच्चे यहाँ तक लिखेंगे। ये वाला एक्सप्रेशन कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसको फाइनल आंसर तक लाने में थोड़ा हमको काम करना पड़ा। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी है, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी इन इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब, इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब होता है आउटर स्पेस। आउटर स्पेस का मतलब कि जहां पर अर्थ का कोई ग्रेविटेशन काम ना करे, उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। और इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस पूरे स्पेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेना है, वेरी सिंपल। और k अगर ग्रेटर देन 1 है सी, तो बॉडी तो अर्थ के अट्रैक्शन से बाहर जाएगा ही। तो 0, वो k 1 के बराबर होता तब भी वो बाहर चला जाता था, लेकिन तब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहती। लेकिन अभी हमने उससे ज्यादा स्पीड से थ्रो किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, उसके पास वेलोसिटी रहेगा। तो फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट सब कुछ यही है, बस यहाँ पर जो हमने काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दिया था और पोटेंशियल को -gm/r प्लस h किया था, सेकेंड टाइम में इसी को 0 करेंगे और इसको ½ mv² कर देंगे, ये ध्यान रखना। तो मैं सेकेंड टाइम पर ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, पहला वाला कोई भी क्वेश्चन में चेंज नहीं आएगा, ये वाला टर्म एज इट इज रहने वाला है। और सेकेंड पार्ट ध्यान से देखना, -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r, ये पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस ½ m k टाइम्स VE स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा पोटेंशियल को 0 लेना है और काइनेटिक को ½ mv स्क्वायर। नाउ सिंपली सिंप्लीफाइड, तुम m को हटा ही सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा -g कैपिटल M बाई r प्लस k स्क्वायर gm और अदर 2gm by 2r, 2 will get cancelled, and that is equals to v square upon 2। तो अगर हम gm by r कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा k स्क्वायर -1 और 2 यहाँ पर लेके आए तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। तो v हमारा हो जाएगा √2 2gm by r k square -1। Now what is this? If you see, this is nothing but our escape velocity। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं VE into
k स्क्वायर माइनस 1। ये गड़बड़ लिखा था हमने, रूट यहां होगा। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम में। मेंस में कितनी बार पूछा गया मुझे खुद नहीं पता। तो बच्चे जीएम के टर्म्स में निकाल सकते हैं, आर के टर्म्स में निकाल सकते हैं, लेकिन वीई के टर्म्स में निकालने के लिए थोड़ा सा उनको मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना पड़ता है और वो बच्चे चूक जाते हैं। तो इसलिए ये छोटे छोटे जो बातें हैं, आप मैथमेटिकली जितने साउंड होंगे ये सारी चीजें आपको तकलीफ नहीं देंगी। बाकी फॉर्मूला तो जो है वो तो है ही। तो आई होप कि एस्केप वेलोसिटी और उसके रिलेटेड कोई भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होगा। अब एक लास्ट पार्ट बचता है इस चैप्टर का, और वो है सैटेलाइट्स। और ये पार्ट क्लास 12 में नहीं आता। क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम सैटेलाइट के बारे में बात नहीं करते। तो ग्रेविटेशन से ये तो जितनी अंडरस्टैंडिंग है, जितने क्वेश्चन है सिंपल वाले जो तो है वो है ही, लेकिन अगर अच्छे लेवल का कोई क्वेश्चन बनाता है तो वो सीधे सैटेलाइट से ही बनाता है। अब मेडिकल में उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए हो सकता है तुम लोग बहुत ज्यादा इस पर बॉदर ना हो। लेकिन इंजीनियरिंग में जो बच्चे ग्रेविटेशन पढ़ते हैं उनका पूरा फोकस इसके बाद जो हम पढ़ाने वाले हैं उसी पर होता है। सैटेलाइट्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, टाइम पीरियड, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सारी बातें जो उससे क्वेश्चन बनते हैं और वो एक अलग लेवल का क्वेश्चन बनता है। खैर, हम लोग ने ऑलरेडी केपलर्स लॉ देखा है, थोड़ा सा आइडिया हमको है। उस सैटेलाइट्स वगैरह के बारे में नहीं देखा हमने, प्लैनेट्स के बारे में देखा है, लेकिन जो प्लैनेट है सन के राउंड वही है सैटेलाइट्स अर्थ के राउंड। तो लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करेंगे। आपसे अगर पूछा जाए, मैं जस्ट एक इंट्रो दे देता हूं आज, कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? तो सैटेलाइट जो है वो भी हम लोग के लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। इसके बिना जो अब हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं, जिस वर्ल्ड में हम लोग हैं, उसमें इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सैटेलाइट्स आर बेसिकली फ्री फॉलिंग बॉडीज। अगर तुम थोड़ा सा डायग्राम से इस चीज को समझना चाहो तो जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है। जनरली जो सैटेलाइट्स होते हैं दो तरीके से रिवॉल्व करते हैं। कोई सैटेलाइट, जैसे मान लो यहाँ पर ये सैटेलाइट है, वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज वन वे ऑफ रिवॉल्विंग द अर्थ। और दूसरा सैटेलाइट कुछ ऐसा हो सकता है जो इस तरह के इस तरह से अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। दो तरीके के सैटेलाइट्स जनरली होते हैं। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल, मतलब ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस, वेदर का कंडीशंस, ये सब के लिए यूज किया जाता है। और ये जो है जो इक्वेटोरियल प्लेन में मूव कर रहा है, इसमें एक स्पेशल बात होती है जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इनका जो मेन पर्पस है, अभी जितने भी टेलीकम्युनिकेशंस, डीटीएच, जो भी तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख रहे हो ग्रोथ, वो सब इन्हीं के कारण होता है। इनका एक स्पेशल लोकेशन होता है जहां पर इनको जाके पार्क किया जाता है, उसको बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट्स। पार्किंग ऑर्बिट। तो एक्चुअली ये है क्या, मतलब ये सैटेलाइट्स जो है वो कैसे लॉन्च किया जाता है, क्या होता है। देखो, ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। हमको किसी एक हाइट तक जाना है और वहां से किसी बॉडी को थ्रो कर देना है। वेरी सिंपल। जैसे
ये हाइट तक हम गए, यहां पर जाके एक बॉडी को ऐसे थ्रो कर दिया। अब ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो सकता है ये कुछ ऐसे है और अर्थ पर ही गिर जाए, हो सकता है कोई ऐसे आए और यहां गिर जाए, हो सकता है, और कोई हमने इतनी वेलोसिटी दे दी जैसे रिवॉल्व करने लगे, गिरना चाहता है बट गिर नहीं पाता है। तो सैटेलाइट जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इंजन लगा होता है, उसके अंदर कोई जैसे रॉकेट के अंदर इंजन लगा होता है, थ्रस्टर्स लगे होते हैं और वो उस अपने इंजन के कारण वो मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे एक हमने पता किया, तो बेसिकली सैटेलाइट को भी हमने जाके किसी हाइट से फेंक दिया। अब जब तक वो घूम रहा है उसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। सही, जो विक्रम लैंडर या फिर जो भी ये मून के सरफेस पर जो भी गया था, उसके अंदर इंजन नहीं चल रहा था, जो उसको प्रोपेलर कुछ हाइट तक जब तक उसको रिलीज नहीं किया गया था पेलोड, तब तक उसको एक पेलोड, हमारा रॉकेट होता है पीएसएलवी जीएसएलवी रॉकेट्स होते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी पीएसएलवी, ये हमारे रॉकेट्स हैं जिससे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो सैटेलाइट लॉन्च करने का मतलब क्या है कि वो जो रॉकेट है वो सारे सैटेलाइट को लेके जाएंगे और एक जगह से जाके उसको फेंक देंगे, और फेंकेंगे ऐसे कि वो अर्थ पर गिरे ना। वो गिरना चाहता है, इट इज ट्राई टू फॉलिंग ऑन अर्थ बट इज नॉट एबल टू फॉल ऑन अर्थ। तो सैटेलाइट के बारे में एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि दे आर फ्री फॉलिंग बॉडीज, वेरी सिंपल, दे आर फ्री फॉलिंग बॉडीज। हम छत से फेंकते हैं कोई स्टोन को, हमारा जो रॉकेट होता है वो बहुत ज्यादा ऊपर से फेंकता है, तो छत से हम कितना भी जोर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें तो वो अर्थ पर ही गिर जाएगा। लेकिन अगर छत पर भी तुम जाओ और इसके वेलोसिटी से कोई स्टोन को थ्रो कर दो तो कभी नहीं आएगा। तो वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है कि हम किस वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। सो दे आर फ्री फॉलिंग बॉडीज revolve around the earth. In circular or elliptical orbit. अब देखो यहां पर दोनों की बातें हैं, सर्कुलर ऑर्बिट भी है और ज्यादातर तुम लोग के लेवल पर क्वेश्चन सर्कुलर ऑर्बिट के ही होते हैं, लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तुम्हें पहले सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट एक लाइन का 2 लाइन का है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब होता है एक सर्कल में मूव करना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक डायग्राम छोटा सा बना दूं, ये हमारा अर्थ है और इसके अराउंड कोई भी वेट इसके अराउंड कोई भी, हाँ, इस तरह से अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इक्वेटोरियल प्लेन में, तो इसमें मेन क्यों ये रिवॉल्व करता है, तो ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, अर्थ का अट्रैक्शन इसको सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए मजबूर करता है। तो मान लो कोई भी मास अगर यहाँ पर है तो सेंटर टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स लगना है इसके ऊपर, एंड दैट फोर्स इज लाइक Gm/r²। यहाँ पर है तो अंदर की तरफ, यहाँ पर है तो अंदर टुवर्ड्स द सेंटर। यानी कि अगर हम इस पूरे पिक्चर को ऊपर से देख रहे होंगे और अर्थ को एक पॉइंट मास की तरह देखें, सैटेलाइट को भी एक पॉइंट मास की तरह देखें, यू कैन सी कि ये जो
जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सैटेलाइट है और ये ऐसे घूम रहा है। इसको ऊपर से अगर देखें तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। ऐसा अर्थ को हमने पॉइंट मास की तरह देखा है, थोड़ा बड़ा भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द टाइम द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स इट। तुम इजीली बोल सकते हो कि अगर इसका रेडियस, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस आर, सेंटर से, याद रखने की डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ही लेते हैं, ऑर्बिटल रेडियस इज ऑलवेज फ्रॉम सेंटर, तो उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो क्या होगा, GMM अपॉन आर स्क्वायर, एंड दैट इज प्रोवाइडिंग द नेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर वो भी स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो इसको हम mv स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं। और क्लियरली इफ यू सी, यहाँ से सीधे सीधे हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी v का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज gm अपॉन r। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर हमको टाइम पीरियड निकालना हो, चूंकि सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है और स्पीड कांस्टेंट होती है क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है और कोई भी यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला है नहीं, तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड बहुत आसानी से निकालते हैं हम लोग, 2πr/v, और हमारे पास v आ गया है। सो 2πr डिवाइड बाई v का वैल्यू तुमने अभी निकाला gm, तो इसको लिख देंगे √gm, और रूट आर जो है उसको ऊपर ले लेंगे √r, और तुम सिर्फ इसको स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² r क्यूब। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, जो हमारा केपलर्स का थर्ड लॉ था, वो डायरेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए तुम यू कैन इजीली प्रूव, ठीक है ना। तो सैटेलाइट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स किस तरह के पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। ये जो इक्वेटर के अराउंड हो रहा है इसको जियो स्टेशनरी, जनरली उसका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है जिसको बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट, लेकिन ये जो पोल के अराउंड हो रहा है इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट्स। दोनों भी होते हैं, ये पोल टू पोल मूव करते हैं और इनका टाइम पीरियड कम होता है। ये मतलब जियोग्राफिकल कंडीशंस, वेदर्स का जो हमको नोटिफिकेशन मिलता है उनके लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं पोलर सैटेलाइट्स। इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है और ये कुछ 100 मिनट्स या कुछ ऐसा होता है इसका टाइम पीरियड, कि 100 आवर्स। देखना पड़ेगा एक बार, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मेरे को एक बार ये पूरा देखना पड़ेगा, कल आपको बताता हूँ। तो ये पोलर सैटेलाइट्स का जो वर्किंग है वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे हम लोग को पता चलता है कि कल वहां पर बाढ़ आने वाली है या यहाँ पर तेज हवाएं बहने वाली है, वेदर कंडीशंस, कहीं पर कोई साइक्लोन, तो वो सब पोलर सैटेलाइट्स की वजह से होता है। ये पोल टू पोल अर्थ को रिवॉल्व करते रहते हैं। और ये जो है इक्वेटोरियल प्लेन में जो सैटेलाइट्स मूव करते हैं उसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का मतलब जियो अर्थ, स्टेशनरी रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के रेस्पेक्ट में वो हमेशा रेस्ट में रहे। और ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल ऐसा है जैसे मान लो बीच में ये अर्थ, ये जो अर्थ हमने बनाया है ये खुद ही रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सिस पर, इसका कुछ ओमेगा है। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर खुद से घूम रहा है। अगर कोई, जैसे मान लो यहाँ बीच में एक बच्चा खड़ा है और कोई दोस्त उसके जस्ट सामने खड़ा है, अब ये बच्चा अपने एक्सिस पर घूम रहा है और ये बच्चा भी ऐसे घूमने लगे इस पूरे पाथ पर कि उसका, वो दोनों हमेशा एक दूसरे को फेस करते रहे। पॉसिबल हो सकता है, जैसे जब ये इधर फेस कर रहा था तब वो दोस्त यहाँ था, जब इसने यहाँ फेस किया तो दोस्त यहाँ आ गया, जब वो इधर फेस किया तो दोस्त यहाँ आ गया। ऐसे वो अपने एक जगह पर एक रोटेशन कर ले तो ये उसका दोस्त पूरा एक चक्कर मार ले। तो जितने देर में इसने एक रोटेशन अपना कंप्लीट किया, इसने एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, ताकि हर समय जब भी वो देखे तो उसके सामने रहे।
तो एक तरीके से इस बंदे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है पूरे टाइम, वो तो एक्चुअली मूव कर रहा है, लेकिन ये हम हमेशा अपने सामने उसको देख रहे हैं। तो इस तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वर्क करते हैं। इनको किसी भी जैसे मान लो इंडिया का सैटेलाइट है, तो इंडिया के ऊपर इसको पार्क कर दिया गया, इसको बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट्स, उसको पार्क कर दिया गया। अब वो हमेशा इंडिया के सामने, इंडिया के ऊपर ही वो ऐसा रिवॉल्व करता रहेगा। अर्थ जैसे जैसे रोटेट करेगा वो भी रोटेट करने लगेगा, तो पूरे टाइम वो इंडिया के ऊपर ही रहेगा। नहीं तो सोचो, अगर मान लो उसका मूवमेंट कोई अलग तरीके से हो और अर्थ का मूवमेंट कुछ अलग तरीके से हो, तो कभी वही सैटेलाइट इंडिया के ऊपर है, तो कभी चाइना के ऊपर है, तो कभी यूएस के ऊपर है, कभी यूरोप के ऊपर है। इस तरह से अलग अलग जगहों के ऊपर वो सैटेलाइट चला जाएगा अपने आप। जबकि हमारा अगर खुद का सैटेलाइट है तो वो खुद के ऊपर होना चाहिए, हमारे जितने भी कम्युनिकेशन है उनको वो ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इसलिए जितने भी सैटेलाइट्स जनरली लॉन्च किए जाते हैं, मोस्टली वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, क्योंकि उसी से हमारा ज्यादा फंक्शन होता है। सोचो एक रिफ्लेक्टर की तरह भी अगर हम सोचे कि वो सैटेलाइट एक रिफ्लेक्टर की तरह भी काम कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन सिग्नल अगर जा रहा है वहां पर, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो एज ए रिफ्लेक्टर भी काम करता है। बहुत सारे उसके वर्किंग है। तो आज हम लोग ने देखा कि सैटेलाइट्स क्या है, बेसिकली फ्री फॉलिंग बॉडीज, किसी हाइट पर ले जाके उसको थ्रो करना। ना, ये वेलोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने एक वेलोसिटी यहाँ पर निकाली है और वो आई है Gm/r अंडर रूट ओवर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक वेलोसिटी है, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस पर बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को समझनी है, जो हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। लेकिन एक सर्कुलर ऑर्बिट की अगर बात की जाए कि हम लोग वहां से फेंक रहे हैं और वो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करे, तो यही वेलोसिटी हमको देनी पड़ेगी, और उसका जो टाइम पीरियड होगा वो यही उसका टाइम पीरियड होगा। पार्किंग ऑर्बिट के बारे में अगर हमको हाइट निकालनी हो या उसका रेडियस निकालना हो, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो टाइम पीरियड है इसी को हम 24 आवर्स कर देंगे। we have put this we have to put this time as 24 hours। अगर इसको 24 घंटा हम कर दिए इस टाइम को, तो फिर ये जो रेडियस आएगा वो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के रेडियस आ जाएंगे। और उसकी अगर हाइट पूछी जाए, तो हाइट को अगर निकालना हो कि अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर पार्क किया जाएगा, तो इसमें से रेडियस ऑफ अर्थ को माइनस कर देंगे। तो जब ये तुम कैलकुलेट करोगे, एक बार ये कर लेना, तो ये 336,000 किलोमीटर के आसपास आता है। ये जो हाइट है ना, पार्किंग ऑर्बिट जिसको बोलते हैं हम लोग, 36,000 किलोमीटर लगभग आता है। यहां पर जाके हमको किसी सैटेलाइट को फेंकना होता है इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से, √Gm/r। यही होता है काम एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। पहले उतना दूर जाओ, उतने हाइट तक, और वहां पर जाके उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंक दो। तो जितना आसानी से हमने बताया, एक्चुअल प्रोसेस उतना आसान नहीं होता, इसलिए दैट इज अ वेरी हाई टेक्नोलॉजी, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है। तो सैटेलाइट का कल हम लोग डिटेल डिस्कशन, सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, जितनी बातें हैं, और होपफुली टुमारो वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि कल परसों इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाए मैक्सिमम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।